नमस्कार दोस्तों, अनुसंधान अकेडमी के YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं अनीता आप सबका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। एक बहुत पुरानी बात है कि शिक्षा का जो भी प्रचार प्रसार हमेशा होता रहना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि इस समय जो है कि कोरोना के मार से पूरा देश जो है वो प्रभावित है। इससे बच्चों की शिक्षा भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। तो ये हमारा प्रयास है कि आपकी शिक्षा, आपकी क्लासेस जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें, आपका ज्ञान जो है वो बढ़ता रहे। ज्ञान की धारा कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। तो इसी संदर्भ में ये प्रयास किया जा रहा है कि आप तक यूट्यूब के माध्यम से आपको जो भी क्लासेस हैं वो उपलब्ध कराई जा सके। इसी दिशा में ये पहला प्रयास जो है इस ओर से किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप इसका समर्थन करें और इससे पूरा का पूरा जो है कि लाभ उठाएं। चलिए, आप सभी ने फॉर्म भर दिए होंगे यूजीसी नेट के। डेट आए हुए काफी दिन हो गए हैं। संभवतः जैसे ही मामला थोड़ा ठीक होगा, जैसे ही हालात पर काबू पा लिया जाएगा, तो एग्जाम्स की डेट जो है वो एचआरडी वो आपको फाइनलाइज कर देगा, यूजीसी नेट आपको दे देगा। तो जब तक डेट फाइनलाइज नहीं होती है, आप अपनी तैयारी पूरी रखें। डेट जब भी फाइनलाइज होगी, हम तुरंत एग्जाम की रिवीजन के लिए तैयार होंगे, एग्जाम देने के लिए तैयार होंगे। तो चूंकि आज ये आपका फर्स्ट वीडियो है, तो आज बेसिक सी बातें करेंगे। किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जब आप तैयारी करते हैं अपने एग्जाम्स की। तो सबसे पहले बात छोटी चीजों से शुरू करते हैं। तैयारी करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप जो है कि ये बुक्स खरीद लीजिए, वो बुक्स खरीद लीजिए। यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा किस तरीके से जो है कि तैयारी करी जाए। चूंकि हम अभी बात जो है वो पेपर 2 पे फोकस कर रहे हैं और मेरा सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री है, तो जो भी एग्जाम्पल्स लिए जाएंगे या जो भी बातें आपको समझाई जाएंगी वो ज्यादातर हिस्ट्री से होगा। पर चूंकि स्ट्रैटेजीज जो है वो लगभग सभी सब्जेक्ट के लिए सेम होती हैं, तो आप अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसे कि हालांकि बहुत सारी बातें जो है वो बहुत जरूरी होती हैं स्ट्रैटेजी में। आपको बहुत सारी चीजों के ध्यान रखने की जरूरत होती है, पर यहाँ पर हम थोड़ा बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। हालांकि जो है कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की तैयारी का तरीका अलग होता है। तो जरूरी नहीं है कि ये जो खांचा, ये जो सांचा आपको दिया जा रहा है उसमें आपके सारी चीजें फिट हो जाएं। बेहतर है कि सांचा, जब आप अलग हैं तो आपका सांचा भी अलग होना चाहिए। हाँ, कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं और डिश आप अपने हिसाब से बना लीजिए, ठीक है। तो हमारा मानना यही है कि जो भी बातें यहाँ पर डिस्कस करी जा रही हैं आप उसे देखें, उसे समझें और जो आपको लगता है कि ये आपके काम की है उसे आप अपने हिसाब से अपने अनुरूप ढाल के उसका इस्तेमाल कर लीजिए। चलिए पहली बात करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है आपके सब्जेक्ट का नॉलेज। कितनी जानकारी है आपको इस विषय में। चूंकि आप जो है कि ग्रेजुएशन में नहीं है, पीजी में नहीं है, आप हायर लेवल पर जा रहे हैं, तो जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप वाकई में इस सब्जेक्ट को समझते हैं कि नहीं, आपके सब्जेक्ट के बारे में कितनी जानकारी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट पे। हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, उसमें जैसे बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं लोगों को। डेट्स याद कर लीजिए, हिस्ट्री में डेट्स ही तो हैं, सन ही तो हैं। इम्पोर्टेंट इवेंट जैसे कि अकबर की मृत्यु जो है वो 1605 में हुई थी, तो वो इम्पोर्टेंट घटना हो गई। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट घटना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल जो हिस्ट्री है वो सारी डेट्स के आसपास घूमती है। हिस्ट्री सिर्फ ये नहीं है कि आपने जो इम्पोर्टेंट डेट्स याद कर ली। तो एज अ हिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो है, ये हमें ये बात समझने की जरूरत है कि हिस्ट्री को समझने के लिए कॉन्सेप्ट को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट में मतलब हिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हैं तो उसका पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, सोशल इम्पोर्टेंस क्या है, उसका टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है। किसी भी एक घटना, जैसे आपने कोई भी एक घटना देखी, तो इन सब के बारे में आपके क्या विचार हैं, उस क्या पक्ष है आपका,
इस तरीके से जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप उस पूरे कॉन्सेप्ट को, उस पूरी हिस्ट्री को जो है कि अच्छे से समझ पाएंगे। सेकंड चीज इसमें होती है वो है कि फैक्ट्स। भाई जाहिर सी बात है, एमसीक्यू एग्जाम्स हैं तो फैक्ट्स जो हैं वो होने लाजमी है। तो फैक्ट्स जो है वो काफी सारे होते हैं, फैक्ट्स हमें याद करने होते हैं। और फैक्ट्स याद करने का जरूरत इसलिए भी है कि आप एनालिसिस किस चीज पे करेंगे। हवा में तो एनालिसिस नहीं कर लेंगे ना। एनालिसिस के लिए या किसी भी चीज को समझने के लिए, सपोर्ट के लिए जो है कि आपको फैक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको फैक्ट भी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है कि वो है मैप्स, ज्योग्राफिकल लोकेशन। मैप्स, इम्पोर्टेंट साइट्स, ये इसलिए जरूरी है कि आप जानते हैं हमारे भारत का इतिहास काफी बदला है पिछले कुछ दशकों में। तो कुछ चीजें जैसे कि हम अगर सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हड़प्पा की बहुत सारी साइट्स जो हैं वो आजकल पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा का पूरा जो विस्तार है वो काफी लंबा चौड़ा है। तो कौन सी जगह कहाँ पर है, अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे एग्जाम में पूछा गया, तो ऐसा ना हो कि आप बाउंड्री पे कंफ्यूज हो जाएं कि ये साइट यहाँ पर है, इंडिया में है या पाकिस्तान में है, या जो है कि गुजरात के बॉर्डर से लगी हुई कोई साइट है, इस तरीके से। तो थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। चलिए नीचे जाते हैं, बांग्लादेश के आसपास का एरिया वो भी काफी चेंज हुआ है पिछले कई दशकों में। तो वहां की क्या स्थिति है, जैसे आपसे उन्होंने पूछ लिया कि ताम्रलिप्ति कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ताम्रलिप्ति कहाँ है। ठीक है, क्या उन्होंने पूछ लिया कि नौरा, मुशेरी, ये सब कहाँ है, तो आपको एटलीस्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है ये पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा अपना मानना है कि हिस्ट्री में कुछ चीजें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसे कि आपसे किसी ने कॉन्सेप्ट पूछा तो आप सपने में भी बता दो, पर ये जरूरी तो नहीं है कि आपको हमेशा हर चीज याद रहे। पर कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उसकी नॉलेज इतनी अच्छी हो कि अगर आपसे किसी ने कहा तो फैक्ट में आप फंस भी जाओ, पर कॉन्सेप्ट में आपका हाथ कोई ना पकड़ पाए। तो आप भी अपनी तैयारी ऐसी रखिए कि जो है कि कॉन्सेप्ट जो है आपका कभी भी फेल नहीं होना चाहिए। आप सामने वाले को अपनी बात समझा पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करते हैं वो है कल्चरल इम्पोर्टेंस। आजकल की जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी बदल गई हैं। तो आजकल जो फोकस होते हैं क्वेश्चंस के वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि जो क्वेश्चन जो आपने हिस्ट्री पढ़ी है, जो आपने एनालिसिस किया है, वो किस तरीके से किया है, क्या उसका कुछ कल्चरल इम्पोर्टेंस है, क्या वो हमारी नीतियों को प्रभावित कर रहा है। तो इससे जो आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीकों को दिखाते हैं। अगर वो कुछ पूछ भी रहे हैं पुराने टाइम से तो उनका जो फोकस होता है वो होता है कि जाने की आपकी समझ कितनी है, क्या आप भारत की जो गंगा जमुनी संस्कृति है आप उन्हें समझते हैं कि नहीं। इस तरीके की कई सारी बातों को वो आपसे जानना चाहते हैं। तो जो भी टॉपिक्स जैसे सूफी हैं, जैन्स हैं, जैन संतों को जो आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इनका जो है कि समाज पर जो इम्पैक्ट है जो वो बहुत ज्यादा है। तो जो कल्चरल इम्पोर्टेंस इसलिए भी इन टॉपिक्स का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उन टॉपिक्स को थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है जिनका कल्चरल इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं वो है ऑथेंटिक रिसोर्सेस या ऑथेंटिक सोर्सेस। अब देखिए, ये ना बड़ा भ्रामक मामला है कि किस बुक से पढ़ाई करें, कहाँ से पढ़ाई करें, ये भी तो सही है, वो भी तो सही है, ये भी तो अच्छा है, वो भी तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। देखिए, आपको खराब कब पता चलेगा, जब आपने खराब देखा होगा, या आपको पता होगा कि बहुत अच्छा क्या होता है, उसके कंपैरिजन में ही तो आप खराब को देख पाएंगे। सही बात है कि नहीं। जब तक आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बचपन में आपने पढ़ी होगी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो कैसे आप समझ पाएंगे कि कौन सी चीजें अच्छी हैं और कौन सी खराब है। यानी कि किसी भी चीज का मूल्यांकन बिना आधार के आप नहीं कर सकते हैं। तो सेम ये है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट की, तो कोशिश करिए कि आप ऑथेंटिक बुक्स, ऑथेंटिक सोर्सेस, भारत सरकार के सोर्सेस, या जो राइटर्स जो बैलेंस्ड लिखते हैं। हिस्ट्री में ये समस्या थोड़ी सी बनी रहती है
किताबों पर जो है विचारधाराओं का प्रभाव बड़ी मात्रा में आपको नजर आता है, तो कोशिश करिए कि अगर आप ऐसी कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उससे अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि कोई किताब आपने पढ़ी और आते आपके अंदर जो है वो क्रांति के भाव जाग गए कि अब तो मैं संसार परिवर्तित कर दूंगा या भारत को परिवर्तित कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसा वाला जो भाव है वो कम आना चाहिए थोड़ा सा, तो इस चीज पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमको डिस्कस करते हैं, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट का इशू जो है हर बच्चे के साथ अलग अलग होता है, क्योंकि हर बच्चा अलग है, तो हर बच्चे के साथ जो है वो टाइम मैनेजमेंट का इशू भी अलग अलग होता है। ठीक है, फिर भी थोड़ी सी जो कॉमन बातें हैं जो लगभग सभी पे अप्लाई होती हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने सुबह से 9 बजे से लेके शाम का 5 बजे तक का टाइम टेबल बना लिया, 10 बजे से 12 बजे तक पढ़ाई। ये बहुत रिजिड टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। कोशिश ऐसा करिए कि आप ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसको आप फॉलो कर सके, क्योंकि अगर फॉलो नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है टाइम टेबल बनाने का, आप अपने गोल्स में जो है कि वो फेल होते जाएंगे। उससे क्या होगा, आपको प्रेशर बढ़ेगा कि आज हमने पढ़ाई नहीं की, आज तो पढ़ाई करनी थी। तो कोशिश करिए कि ऐसा टाइम टेबल, अगर आप 6 घंटे का टारगेट रख रहे हैं कि आज हमको 6 घंटे पढ़ाई करनी है या 8 घंटे पढ़ाई करनी है, तो कोशिश करिए कि थोड़ा फ्लेक्सिबल सा टाइम टेबल बनाए। ठीक है, अगर आपने सोचा है कि हम 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ाई करेंगे, कोशिश करिए 8, सवा 8, 8:30 से पढ़ाई करना शुरू करें। 10, 10:30, 9:30, जैसा भी आपका समय हो, जितनी भी देर आप कंसंट्रेशन बना सकते हैं उतनी ही देर आप पढ़ाई करें। ध्यान रखिए, पढ़ाई वैसी करिए कि घड़े जैसी करिए, ताकि जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपके अंदर जाए। घड़ा उल्टा मत कीजिए कि पढ़ाई तो कर रहे हैं पर अंदर कुछ नहीं जा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। आपने 3 घंटे भी पढ़ाई करी, अगर दिमाग के अंदर कुछ गया नहीं तो कोई मतलब नहीं होता। कई बार हम ये फेस करते हैं ना कि यार पढ़ाई तो कर ली पर अगले सुबह कुछ याद ही नहीं है कल रात को क्या पढ़ा था। ऐसी वाली पढ़ाई कोशिश करके ना करें। कोशिश करें जब आपका माइंड बहुत फ्रेश हो, जब आप बहुत रिलैक्स हो, उस समय आप अपनी पूरी एनर्जी से जिस भी टॉपिक को कर रहे हो उसको कवर करें। ठीक है, चलिए अपना जो है कि नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, वो ये है कि आप अपना टारगेट अपने टाइम के हिसाब से सेट करें। टारगेट छोटे, मीडियम, लार्ज, कई स्केल के होते हैं, आपने सुना होगा। तो आपको टाइम टेबल अपने हिसाब से सेट करना है। जैसे कि आपको लगा कि आधे घंटे में हमको ये काम करना है, आधे घंटे में हमको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे हम तुरंत तुरंत बैठ के, तो आधे घंटे में फटाफट जो है वो 50 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए। या आपको लगता है कि हमारी स्पीड कम है, तो आपने 30 क्वेश्चंस का जो है कि वो टारगेट रख लिया कि 30 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, तो उस हिसाब से जो है कि आप सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो टारगेट जो है वो अपने हिसाब से छोटे छोटे, बड़े बड़े, जिस हिसाब के भी टारगेट आपको चाहिए उसको आप सेट करिए और कोशिश करिए कि उसको पूरा करें। अब हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने टारगेट सेट कर लिया और वो हो नहीं पा रहा है, तो ऐसा नहीं है हाय 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 करने लगे कि नहीं भाई, टारगेट तो सेट किया था वो हो नहीं पाया। कोशिश करिए कि जो टारगेट सेट कर रहे हैं आप वो हो जाए। नहीं हो पाएगा तो फिर कोशिश करिए कि अगले दिन हो जाए। हाँ, पाइल अप मत करिए, उसको आदत मत बनाइए कि आज नहीं पूरा हुआ। पर हाँ, जानते हैं गतिविधियां हैं, आप मानव हैं, सारी चीजें हमेशा नहीं कर पाते हैं, इस बात की जो लीनियंसी आप ले सकते हैं तो कोशिश करिए, पर कोशिश करिए कि आप अपने टारगेट को पूरा कर लें। चलिए अगली बात जो हम करते हैं, टाइम मैनेजमेंट। घर में तो कोई इशू नहीं है, आपने जो करना था कर लिया, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो घर में और एग्जामिनेशन हॉल में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि जो क्रिएटिविटी आपकी एग्जामिनेशन हॉल में आती है वो घर में कभी नहीं आ सकती है। तो कोशिश करिए कि वो क्रिएटिविटी आप ना दिखाएं, ऐसे लॉजिक्स ना लगाएं जिनका कोई सर पैर नहीं है। ठीक है, तो जो आपने पढ़ा है, जो आप जानते हैं,
अपने क्वेश्चंस को बहुत वाइजली चूज कीजिए। हालांकि जो यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तुक्के